लता मंगेशकर अब हम में नहीं रही हैं, लेकिन उनका फन हमेशा जिंदा रहेगा, क्या कहेंगी आप? क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप हमारा। हमारी क्या औकात है, हम क्या क्या मैं बोलूं, हमारी तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है जो हम लता जी के बारे में कुछ कहें। लेकिन आज उनसे जुदाई का दिन है, अफसुर्दगी का दिन है, दुख का दिन है। बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत सारा खूबसूरत म्यूजिक, बहुत पाकीज़ा आवाज, बहुत ही एक देवी नुमा शख्सियत का इमेज, क्योंकि मैंने उनको वैसे नहीं देखा, जाहिर है मुलाकात नहीं हो सकी। एक बार कोई मौका बन रहा था मिलने का, और अमीन सयानी साहब जो कि सेलोन रेडियो के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो उन्होंने कहा कि अब की बार आओगे तो मैं लता दीदी से मिलवाने ले जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए टाइम ले लिया है। और उस वक्त फिर हालात कशीदा हो गए और मैं ना जा सकी वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन लता जी की म्यूजिक ने हमारी सारी जिंदगी, जैसे हमारी जिंदगी के साथ वो रही, उनके हमारे हर हर एज के हर स्टेप के ऊपर लता जी के गानों से हम रिलेट करते रहे। टीन एज में और गाने थे, फिर उसके बाद मेच्योरिटी में और गाने थे, बचपन में कुछ और सुनते थे, चंदन सा बदन, फिर ज्योति कलश छलके, फिर अजीब दास्ता है ये, और क्या क्या गाने। उसके बाद फिर उन्होंने जब मॉडर्न गाए, सिलसिला के गाने, और अब तक गाए जो कुछ कुछ होता तक के उनके गाने, तो हर एज ग्रुप के साथ हम अपने साथ उनको रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी का तो बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उनका म्यूजिक, उसकी आवाज और उसका सब कुछ। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की रजा है वो तो वक्त पूरा हो जाता है। बस उनकी जुदाई का गम है, लेकिन उनका म्यूजिक कभी भी नहीं मर सकता। बहुत शुक्रिया। भारतीय गुलकार हंसराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे, अफसोसनाक खबर है लता जी अब जिसमें वो मलका तरन्नुम नूरजहां के बता रही थी कि वो उनकी फ़ैन थी, उनसे जिस तरह बात कर रही थी, उन्हें जिस तरह अदब से गुफ्तगू कर रही थी, आजकल के गुलकारों में हमें वो सब कुछ नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनकी रूह पाक शफाफ थी, और वो लोग ऑनेस्ट ही होते हैं। वो अपने आप को मनफी करके दूसरे को तरजीह देते हैं। उसमें लता जी बड़े बड़े थे ना, बड़ों की यही निशानी होता नजर आता था। ये लता जी की ऑनेस्टी है, बड़ापन है, ग्रेटनेस है। वो हमेशा कहते थे कि मेहदी हसन साहब के गले में भगवान बोलता है। तो मैडम जी के भी वो उन्होंने बोला कि मेरे सीनियर हैं। तो ये अदब आपके गुलकारों को सीखना चाहिए। जो अदब नहीं करेगा, जिसकी रूह मुलायम नहीं होगी, उसका स्वर भी फिर वैसा ही होगा, सीधा डांग जैसा, वो बेअसर होगा। हंसराज साहब, हमने देखा कि लता जी ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया, फिर आखिर तक जो है वो सुरों की जो है वो खिदमत करती रही, उनके गले से जो सुर निकलते रहे वो हम सब ने सुने, लेकिन कोई फर्क नहीं आया, क्या कहेंगे आप? बस वो एक्चुअली अल्लाह ने खास गिफ्ट दिया था दुनिया को लता जी की जो हस्ती थी। वो रियाजत से ऐसा बंदा नहीं पैदा हो सकता, ये कह लें मज़ा था, करिश्मा था मालिक का, कि इतना एजड होने के बाद उनका आवाज इतना परफेक्ट सुर लगता था, सच्चा सुर लगता था। परफेक्शनिस्ट होना कोई उनसे सीखे, परफेक्ट सुर लगाना कोई उनसे सीखे। पीढ़ियां गुजर गई उनको सुनते हुए। तो उनका सुनना ज़हनी तफरी नहीं थी, कानों में रस घोलना तो है ही, लेकिन इबादत बन जाता था। और उन्हीं का गाना है, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तन्हा करके म्यूजिक लवर्स को छोड़ गई। इस वक्त मॉडल और एक्टर नादिया हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। नादिया, लता मंगेशकर हम में नहीं रही हैं, क्या समझती हैं आप? एक बहुत बड़ा नाम है जो अब खामोश हो गया है, किस तरह से अपने तासुरात का इजहार करेंगी आप? जी बिल्कुल, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस है कि एक आर्टिस्ट हैं जो कि जिन्होंने दुनिया जहान के लोगों तक जो है वो दिलों तक जो है वो पहुंची हैं, और वो अब हम में नहीं रही हैं। मैं तो ग्रोइंग अप, आई मीन इट वाज लिटरली जो भी मूवी, अगर हम लोग जब इंडियन मूवी, क्योंकि उस जमाने में तो इंडियन मूवी सिनेमाज में भी लगती थी, तो हमें तो पता होता था कि जब कोई इंडियन मूवी जिसमें लता जी के गाने हैं, वो बहुत ही कोई सुपर डुपर हिट टाइप मूवी होगी। मदर के जमाने में भी जब वो भी सिनेमा में मूवीज देखती थी,
तो लता जी के गाने, जो भी पुरानी फिल्मों के भी गाने जो हैं वो फिर मेरी मदर के थ्रू जो है वो मैंने भी सुने, और उनमें से इतने सारे गाने हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। और मुझे नहीं लगता कि उन किस्म की आवाज जो है वो आज तक जो है वो कोई भी उस लेवल तक जो है वो नहीं पहुंच सका है। सुर का लेवल और आवाज की जो पिच है और जो हारमोनी है उनकी आवाज में, वो आज तक नहीं शायद पहुंच। ठीक है नादिया, आजकल हम ये देखते हैं कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है तो हम प्रोफेशनल जेलेसी देखते हैं, लेकिन अगर लता मंगेशकर की बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तान के फ़नकारों की तारीफ़ की, खुसूसी तौर पर मेहदी हसन खान साहब की बात की जाए, मैडम की बात की जाए, तो उनके इंटरव्यूज़ में ये बात सामने आती है कि वो पाकिस्तान के फ़न को कितना पसंद करती थी। जी बिल्कुल, देखिए आई मीन अब से बहुत अरसे पहले तक जो है वो सब कॉन्टिनेंट के जो जितने भी आर्टिस्ट थे वो एक दूसरे को रिगार्ड करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। काम भी हम लोगों ने बहुत इकट्ठे किया हुआ है। आई मीन हम लोगों ने एज अ फैशन मॉडल, आई हैव बीन टू इंडिया टू डू फैशन शोज। मैंने इंडिया में जाके शूट्स भी किए हैं। हमारे इंडियन स्टार्स और इंडियन डिजाइनर्स, इंडियन मॉडल्स कितने आए हैं, सिंगल्स भी गए हैं, मूवीज भी लोग करने गए हैं। मतलब इतना कुछ जो है वो कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो अब जो है वो ये हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी हम एक दूसरे के आर्टिस्ट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम हमेशा से करते आए हैं और आज तक भी जो है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, हमारे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो राहत फतेह अली हो या आतिफ असलम हो या इवन लाइक द लाइक्स ऑफ द यंगर स्टार्स लाइक इंक्लूडिंग आसिम अजहर वगैरह। वो अब मतलब के इंडियंस जो है वो बहुत रिगार्ड करते हैं। और मतलब हमारे जो ड्रामे हैं वो हमें पता होता है कि हमारे ड्रामे जो है वो इंडिया में भी कितने देखे जाते हैं, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर और हमारे अपने पर्सनल मैसेज करते हैं कि जी हम इंडिया से हैं और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं आर्टिस्ट को, डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब ये जो इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से मतलब अब तल्खियां पैदा हो रही हैं। लता मंगेशकर ने तकरीबन 50,000 से ज़ायद गाने गाए। तवील फ़नी सफ़र और जादुई आवाज़ की वजह से उन्हें हिंदू समाज में देवी का नाम दिया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर गुलकार हंसराज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हंसराज साहब, सुरों का एक अहद जो है वो आज तमाम हुआ है, यकीनन आज एक सोग का समा है, क्या कहेंगे आप? बस कहने लायक कोई रहा ही नहीं। ऐसी सुबह चढ़ी जो आंसुओं की बरसात लेके आ गई है। ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग की देवी हमसे रूठ गई है। ऐसे अजीम लोग, ऐसे महान लोग कब पैदा होते हैं? वो मज़्ज़त है अल्लाह पाक ने गिफ्ट दिया था पूरी दुनिया को लता जी, तो उनका कोई बदल नहीं है। परफेक्ट सुर लगाना, इतना सच्चा सुर लगाना, जिनको बड़े गुलाम अली खान साहब भी जिनकी तारीफ करे, जिनकी उस्ताद सलामत अली खान साहब तारीफ करे, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब तारीफ करे, जगजीत साहब, वो कोई आम हस्ती नहीं थी। वो बहुत, उनका कोई बदल नहीं है। अल्टरनेटिव बहुत तकलीफ थे, बहुत वाकई गमज़दा ये खबर जब पहुंची तो हर आंख में आंसू हैं। सारा भारत पाकिस्तान में ये उदास फिजा आज चल पड़ी है। ठीक है हंसराज साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है भारतीय गुलकार दिलेर मेहदी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। यकीनन जैसा कि हंसराज साहब ने कहा कि उनका जो खला पैदा हुआ है वो कभी पुर नहीं हो सकेगा, रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा, क्या कहेंगे आप? जो क्लासिकल म्यूजिक को जानते हैं उनका ये मानना है कि क्लासिकल माँ की जो माना जाता है तो मानते माँ सरस्वती, और सरस्वती राग भी है जो नसरुत अली साहब ने भी गाया हुआ सरस्वती राग। और जितने क्लासिकल गाने वाले माँ सरस्वती को बहुत मानते हैं। हमने कभी माँ सरस्वती को सिर्फ हमने उनकी तस्वीर देखी है, कभी आवाज मैंने सुनी नहीं थी। मेरा ये मानना है कि माँ सरस्वती की अगर आवाज होगी तो वो लता जैसे आवाज, लता जैसे सुंदर आवाज नहीं थी। सदियां उनने गाया और मेरे मामा, पापा, दादा, चाचा, नाना, नानी, मैंने उनके मुंह से इनके गाने आज बहुत खुशी भरी है कि एक पूरे हमले के
पूरे एशिया की आवाज। बहुत बहुत दुख है। मेरा पर्सनल सेंस ये है कि यश चोपड़ा जी ने एक बार शो रखा था यूके म्यूजियम में, वहाँ पे लता दीदी आई थी। यश चोपड़ा जी घर में देखा था, उसे दीदी आई, वहाँ पे मेरे सामने मेरा 3 घंटे शो देखा, जीत अवार्ड में देखा, 4-5 बार मेरा शो के सामने परफॉर्म करने का। और साल में एक बार जरूर मेरी बात हो जाती है और मैं उनको लगता दीदी नहीं बोलता था। बहुत प्यार वाली, बहुत प्यार वाली। और चीजें क्या, अवार्ड वगैरह तो गिनाने की जरूरत है ही नहीं। इनके लिए जितना बोलो उतना कम है। मुझे लगता है कि अब एक पूरा बड़ी ग्रंथ लिखेगा, क्लासिकल कमाल गाया। और लैंग्वेज में आपको बताऊं कि पंजाबी उन्होंने ऐसी गाए, ऐसा कमाल गाया, जबकि महाराष्ट्र से प्योर मराठी। पंजाबी उन्होंने ऐसा गाया कि हम पंजाबी भी नहीं गा सकते, इतना साफ, इतनी क्लियर टंग। फिर उन्होंने तमिल, तेलुगु, ऐसी ऐसी भाषाएं, मेरे को लगता है कि 32 लैंग्वेज उन्होंने गाई हैं और सारी सुरीली कमाल। रब उनको बस अपनी पनाह दे अपने कदमों में, और ये दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि वो सारे चीजें, सारे सुख देख चुके हैं, इस बात की बड़ी खुशी है। बिल्कुल, दिलेर मेहदी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा ने। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुरों की मलिका, एक लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर कोरोना की लपेट में आ गई और इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। यकीनन इंतहाई दुख की खबर है आज की, क्या कहेंगे आप? क्या कहें म्यूजिक की देवी और एक पाकीज़ा आवाज, सुरीली तो अपनी जगह है ही, एक पाकीज़ा आवाज थी जो हमारी जिंदगी के साथ थी। और हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में, हमारी बचपन में, यूथ में, अब बुढ़ापे की तरफ, हर एक अच्छे और एक यादगार लम्हात जो है वो हमारे उनसे, उनके म्यूजिक से इस तरह जुड़े हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि हम कैसे अलग कर सकते हैं उन सब चीजों से अपने आप को। लता जी से जो अकीदत की सुर की वजह से है, हम मिल नहीं सके कभी उनसे। मेरा इत्तेफाक हो रहा था एक दफा और कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं मिल नहीं सकी, लेकिन आरजू रही और ये बदनसीबी है मेरी कि मैं उनको नहीं देख सकी और नहीं मिल सकी। लेकिन उनका म्यूजिक सुनते 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 बचपन से लेके ये वक्त आ गया है, और हम क्या, हमारी अगली नस्लें भी उनका ये म्यूजिक सुनती रहेंगी। उसकी आवाज की पाकीज़गी हमारे साथ रहेगी हमेशा। क्या कह सकते हैं, प्यारे प्यारे लोग, सुरीले लोग अल्लाह को भी प्यारे होते हैं ना। तो बस फिर कभी तो उनसे जुदा होना ही पड़ता है, और होते बहुत जुदाई का गम जो है वो तो अपनी जगह है, मगर उनका म्यूजिक कभी नहीं जा सकता दुनिया से। साहिर अली बग्गा गुलकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़न मौसीकी का एक रोशन सितारा, एक अहद आज तमाम हो गया है। कोरोना की लपेट में आके लता मंगेशकर इस दुनिया से चल बसी हैं। यकीनन इंतहाई आज की अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगे आप? तो जितना भी इख्तलाफ, कभी नूरजहां साहबा का पूरा नहीं हो सका आज तक, लता मंगेशकर आज कभी भी दुनिया से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और बड़ी दुख की बात है। इसी तरह लता जी के भी जो खिला है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बाकायदा जितने भी म्यूजिक गाया, जितने भी कंपोजर थे, प्लेबैक सिंगर, हालांकि बहुत बहुत बड़े क्लासिकल गायक सिंगर हैं पूरी दुनिया में, क्लासिकल गायक जो है वो प्लेबैक नहीं बन सके कभी भी, जिस तरह के लता मंगेशकर जी थे। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक नुकसान है उनके होने से, ना होने से उनके। तो अब ये है कि जितने लोग हैं यहाँ पे उनके फैंस हैं, उनसे सीखना चाहते हैं तो उनके गानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल इंतहाई दुख है, और इनका खला कभी यकीनन पूरा नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में ये किसी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, किसी तलु होता है और जहाँ सूरज गरूब होता है वहाँ पर इंसानों के ऊपर कुदरत का, फितरत का, अल्लाह ताला का जो एहसान था इस आवाज की सूरत में, वो आज खामोश हो गया है। आज लता मंगेशकर हम में नहीं है, उनकी आवाज जो है वो हमारे तमाम दुनिया भर के लोगों के लिए खुदा की तरफ से एक अतिया था, एक एहसान था। वो एहसान, वो कुदरत का अतिया अब नहीं रहा है। और लता मंगेशकर की मौत जो है एक आलम के अंदर, दुनिया के अंदर, और मायूस लोगों के अंदर जो करोड़ों की तादाद में है, जो अरबों की तादाद में है, जो भूख, अफलास, नादारी, बीमारी में बहुत सताए हुए हैं, उन्हें खुश होने के लिए, उनके अंदर मुस्कुराहट लाने के लिए, उनके अंदर, उनकी रूह में एक
ताजगी लाने के लिए वो आवाज़ जो थी वो कुदरत की तरफ से एक अतिया थी। और जो एक पूरा का पूरा तकरीबन 1 सदी का सफर है, इस 1 सदी में यही होगा कि 8 अशरों तक वो मुसलसल एक बहुत ही फाल सदाकार गुलकार के तौर पर और एक अच्छे शुरू में गाने वाले के तौर पर हमेशा हमारे दरमियान रहेंगी। क्या इस दुनिया के लोगों के कानों के अंदर उनकी आवाज़ रस घोलती रहेगी। वो बुलबुल हिंद थी तो बुलबुल हिंदी कहा जाएगा, लेकिन वो इस पूरी दुनिया में एक 1.5 अरब इंसान इस साउथ अफ्रीका के साउथ एशिया के इस खित्ते में रहते हैं। जाहिर है 1.5 अरब इंसान तो में कोई ऐसा नहीं होगा जो उन्हें ना जानता हो, जिसने उनकी आवाज़ ना सुनी हो। और इसके अलावा सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में, मुंबई के अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रतीत समदानी ने आज सुबह उनके इंतकाल की इत्तला दी। डॉक्टर के मुताबिक गुलकारा के जिस्म के मुतादिद आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही है। आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे उनका इंतकाल हुआ। लता मंगेशकर, जिनको 8 जनवरी को जब वो कोरोना में मुब्तला हो गई थी और उनकी हालत बिगड़ गई थी, तो मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था और इससे पहले भी उनको कई बार अस्पताल में दाखिल किया जा चुका है। 2019 में भी उनको ICU तक मुंतकिल करना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद उनके फ़ैन्स की काफ़ी दुआएं उनके साथ हैं, जैसा कि वो सेहतयाब होकर घर लौट गई थी। इस बार भी उनके फ़ैन्स ये उम्मीद कर रहे थे कि लता मंगेशकर सेहतयाब होकर वापस घर लौट आएंगी, लेकिन आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे वो मुंबई के अस्पताल में अपने मद्दाहों को सोगवार छोड़ गई। 92 बरस की उम्र में लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया। लता मंगेशकर ने कई दहाइयों तक आवाज़ का जादू जगाया। लता मंगेशकर ने अपने गुलकारी के करियर में 30,000 से ज़ायद गाने गाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर के मुतादिद आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर कई हफ्तों से वेंटिलेटर पर थीं। लता मंगेशकर को उनकी गायकी की वजह से भारत की बुलबुल का खिताब भी दिया गया था। लता मंगेशकर ने 36 से ज़ायद ज़ुबानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात आज शाम 6 बजे अदा की जाएंगी। बरसगीर की नामवर गुलकारा लता मंगेशकर इंतकाल कर गई हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर को कल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर की उम्र 92 बरस थी। गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर बॉलीवुड शख्सियात ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। म्यूज़िक कंपोज़र और गुलकार AR रहमान ने लता मंगेशकर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की। अदाकारा हीमा मालिनी ने कहा कि वो खुशनसीब हैं, उन्होंने लता मंगेशकर के गाए हिट गानों पर परफॉर्म किया। प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने कहा, लता मंगेशकर अपने पीछे गानों का एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ गई हैं जो आने वाली नस्लों के लिए कीमती है। अदाकार सनी देओल ने कहा कि लता मंगेशकर को भारत में हमेशा याद रखा जाएगा। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई। उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में गुलकारी शुरू की थी और तकरीबन 6 दहाइयों यानी कि आधी सदी से भी ज़्यादा पर मुहित उनका जो करियर है उसमें उन्होंने 30,000 से ज़ायद गाने गाए हैं। हिंदी ही नहीं, मराठी नहीं, तकरीबन 36 ज़बानें हैं जिसमें उन्होंने गाने गाए और उनकी तादाद तकरीबन 30,000 बताई जाती है। और ना सिर्फ इतने ज़्यादा गाने गाए, इन 30,000 गानों में से अक्सर उनके गाने भले किसी और ज़बान में भी होते थे, वो अक्सर हिट ही होते थे। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के उन गुलकारों में उनका शुमार किया जाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नगमे रिकॉर्ड किए हैं। क्लासिकल गुलकारी की माहिर लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मुतादिद ज़बानों में गुलकारी की। भारत के सबसे बड़े एजाज़ों जिनमें दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, उनसे उनको नवाजा गया। और अब जैसे कि आज सुबह 8:15 बजे के करीब उनका बताया जा रहा है कि जैसे मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, सुबह 8 बजे 8:15 बजे के करीब उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 92 बरस थी। लता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद शुरू में अदाकारी भी की थी और मुख्तलिफ फिल्मों में बच्चों के किरदार निभाए थे, मगर फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ गुलकारी के लिए वक्फ करती हैं। सुरों का एक और अहद तमाम हो गया। फन्ने गुलकारी के जरिए भारतीय फिल्म नगरी पर तवील अरसे राज करने वाली भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। 1929 में इंदौर में पैदा होने वाली लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में पहला गाना रिकॉर्ड करवाया।
अपनी सुरीली आवाज से 70 बरस तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ जबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। 1989 में लता जी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के अता किया गया और सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न 2001 में दिया गया। लता की आवाज ने 6 दहाइयों का सफर तय किया। 3 नस्लें सेहत में जवान हुई और वो इन 3 नस्लों की पसंदीदा गुलकारा ठहरी। सुरों की मलका बुलबुले हिंद लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़ गईं। लता मंगेशकर को गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस और नमूनिया की तशखीस पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। गुज़िश्ता दिनों हालत में बेहतरी पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन हालत दोबारा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर फिर मुंतकिल कर दिया गया था। लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारत में 2 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान भारतीय परचम सरनगू रहेगा। और वो टॉपिक जारी बात है, भारत पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो लोग जिनका ताल्लुक म्यूज़िक से है उनके लिए वो अहम है। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन मीडिया है, इवन के CNN जो है उसने कवर किया कि इंडिया की जो सिंगर हैं लता मंगेशकर साहबा, वो 92 इयर्स की एज में इस दुनिया से चली गई हैं। और इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस में देख रहा था, मैं BBC को देख रहा था कि बिलव्ड इंडियन सिंगर डाइज एट 92। मेरा तो अपना वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि लता साहिबा जो कि जिनकी उम्र 92 इयर्स थी, उन्होंने अब आप देख लें कि तकरीबन कहा जाता है कि 25,000 से ज़्यादा गाने गाए, 25,000 से ज़्यादा गाने गाए और बड़ी जल्दी छोटी उम्र में जो है वो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको, जारी बात है, उनकी सर्विसेज जो है वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि देखें कि उन्होंने कहा जी कि जो इंडियन फ्लैग है वो हाफ मास्ट पे जो है वो करेगा और रहेगा, और 2 दिन की जो है वो नेशनली पूरी मुल्क जो है वो गम सोग में रहेगा। ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा दचका है और मैं तो कहता हूँ साउथ एशिया के लिए, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दचका है। देखिए, हर इंसान ने जाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये नहीं है कि लोगों ने कुछ सदा इस दुनिया में तो नहीं रहना, लेकिन जिस तरह लता साहबा ने, हम जब छोटे थे तो हमें ज़्यादातर, मुझे कोई इतना म्यूज़िक से या फिल्मों से मुझे ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन म्यूज़िक में थोड़ा बहुत सुनता था, तो इनका कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो हमने सुना ना हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान नफ़रत की कहानियाँ तो जारी बात है ये हैं ही हैं, इसको हम वो आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जिस चीज़ ने इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट किया, जिस चीज़ ने इंडियन सिंगर्स को पाकिस्तान में इज्जत दी, मोहब्बत दी, और पाकिस्तानी सिंगर्स को इंडिया में मोहब्बत दी, नुसरत फ़तेह अली खान को भी उसी तरह इंडिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, इज्जत की जाती है, जिस तरह लता साहिबा को, आशा भोसले साहिबा को बड़े नाम है इंडिया के अंदर। और मैं एक चीज़ बार बार कहता रहा हूँ कि इंडिया ने जो अपने आप को, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते थे, कि इंडिया ने अपने आप को जो दुनिया में अपनी रिकग्निशन कराई है वो ज़्यादा कल्चरली करवाई है। हमने, पाकिस्तान ने अपनी जो रिकग्निशन करवाई है या बताया कि हम कौन है, हमने दुनिया पॉलिटिकली जानती है। अब इंडियन, जारी बात है कि आप इमेजिन करें कि कहाँ पे अगर एक कोई फौजी जवान इंडिया का अपनी जान से जाएगा, या जिस तरह बिपिन रावत साहब, जिस तरह एक बड़े अंदरनाक हादसे में जिनकी जान चली गई, तो इंडियन फ्लैग उन्होंने हाफ मास्ट पे फ्लाई किया होगा, कौम ने सोग मनाया होगा। कहाँ पे एक 4 स्टार जनरल का जाना एक शो की अलामत है और कहाँ पे एक सिंगर का जाना शो की अलामत है। जरा इसको थोड़ा कंपैरिजन तो करके देखें कि लता साहबा जो है, उनकी जो वफात है वो उसी तरह एक इम्पॉर्टेंट है जिस तरह इंडियन 4 स्टार की है, क्योंकि इंडियन 4 स्टार तो जारी बात है उसने तो अपनी जान दी, उसने अपनी जिंदगी दी। वो जो फौजी होते हैं वो तो अपनी हर चीज़ अपने मुल्क पे लगा देते हैं, वो किसी मुल्क का भी फौजी हो जी। लेकिन लता साहबा जिन्होंने म्यूजिक के जरिए लोगों के दिल जीते, पाकिस्तान में हर घर में हर शख्स जो म्यूजिक सुनता है, वो ये कैसे हो सकता है कि लता साहबा के गाने जो है वो ना सुनता हो। 1929 में वो पैदा हुई और फिर उन्होंने जो है वो अपना कैरियर बड़ी जल्दी एज में 13 साल की उम्र में शुरू कर लिया। उस वक्त याद रखें हमारे साउथ एशिया का कल्चर इस तरह का था कि उस वक्त तो आज खवातीन काम करने के लिए बाहर नहीं जाती,
हमारे कल्चर में है यहाँ पे। अभी तो चलो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, लोग अब लड़के लड़कियां हमारे बड़े एक्टिव हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त, अब आप इमेजिन करें कि 70 साल का, एक 7 डेकेड्स का उनका जो टेन्योर था, और उनको मेलोडी क्वीन कहा गया, और तकरीबन 1000 फिल्मों के लिए उन्होंने जो है वो गाने गाए। और 36 कहा जाता है कि जो रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस में जो है वो उनके गाने चले और गाए गए, और उनको बड़े अवार्ड मिले, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। मतलब अब आप ये अवार्ड्स तो बहुत छोटे लग रहे हैं जो उनको दिए गए होंगे। जाहिर बात है जो फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, जब एक देखिए आपको एक रियासत ओन कर रही है, स्टेट ओन कर रही है कि आपको आपकी जो, जब आपकी दुनिया से चले गए तो आपके लिए एक स्टेट जो है वो उसने मैं इंडिया का वज़ीर आज़म साहब को देख रहा था कि वो किस तरह उसको जो है वो कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि इंडियन वज़ीर आज़म को छोड़े, ये पूरी दुनिया के लिए एक उस तरह का लॉस है, क्योंकि जो म्यूजिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मैं तो कहता हूं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर एक एक्टर अमेरिका में है, लंदन में है, या कहीं पे भी है, उसकी बिल्कुल एक यूनिवर्सली रिकग्नाइज होता है। जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रैवल विद कमर चीमा, उसमें मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि यहाँ अमेरिका में अगर मुझे कोई इंडियंस मिलें और पाकिस्तानी मिलें तो मैं इसके ऊपर उस चैनल पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसको जो इंडिया पाकिस्तान का जो को किस तरह जोड़ा जा सकता है, और उनकी जो वफात है उसको इंडियंस कैसे यहाँ अमेरिका में देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा वो ट्रैवल विद कमर चीमा पे मैं ज़रूर उस तरह की कोई वीडियो बनाऊं। यहाँ पे काफ़ी हैं दोस्त मैं जिनसे इंडियन जिनसे मिला हूँ, तो मैं देखने की कोशिश करूंगा कि अगर वो विलिंग है इस तरह की कुछ चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप उनके गाने देखें, एक चीज़ तो मैं जारी बात चाहूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो भी कुछ ना कुछ पैगाम ज़रूर दे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ट्वीट करनी चाहिए और पाकिस्तानी लोगों को ट्वीट करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो भी है हमारे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी तरह के भी हों, लेकिन इंडियंस पाकिस्तान के म्यूज़िक को मेहदी हसन साहब को पसंद करते रहे, यूसुफ फ़तेह अली खान साहब को पसंद करते रहे। मैं नई लॉट की बात नहीं कर रहा, ये जीन्स वाली लॉट की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। इस तरह लता साहबा हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमारे बड़ों ने सुना, बाप दादा ने सुना, आगे बच्चे भी सुन रहे हैं, और आइंदा आने वाली कितनी नस्लें जो हैं वो सुनेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ गाने देख रहा था इनके, इतने देखे 25,000 गाना गाया। जैसे एक गाना था तुझे देखा तो ये जाना सनम, अच्छा पता नहीं, मैं बड़ी देर से गाना सुन रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था ये गाना जो है लता साहबा का। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि गाने सुनने का शौक तो है, लेकिन वो उस तरह को डीपली फॉलो नहीं किया है या कोई पोइट्री को उसको। और इसमें और फिर वो गाने जो उनके पिक्चराइज हुए हैं, जैसे एक गाना था कोरा कागज था ये मन मेरा। अब ये बेसिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़ा मासूमियत वाला गाना है कि और जो उन्होंने गाया होगा, और इसी तरह मेरा साया साथ होगा, आपकी नज़रों ने समझा, ये सारे जो गाने हैं ये मैं देख रहा था कि जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले जब रात मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे लता जी की जो वफात है उसको मैंने कहा रेस्ट इन पीस मैडम अपने ट्विटर हैंडल पे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपने दिल का वो जो गाना उनको पसंद था लता साहबा का वो लगा रहे थे, जैसे अजीब दास्तान है ये। अच्छा ये अब ये बड़े सुने हुए गाने हमने, मतलब ये मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा ये गाना सुना होगा। और कभी खुशी कभी गम, ये गाने जो मैडम ने गाए हैं ये अब ये पाकिस्तान और भारत के बच्चे बच्चे में, और जारी बात है म्यूजिक इस तरह की चीज़ है जिस तरह स्पॉटिफाई आ गया, बहुत कुछ आ गया है। तो आप जो इंडियंस पूरी दुनिया में हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हैं, वो लता साहबा को कैसे मिस कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग जब ट्रैवल करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पाकिस्तानी और इंडियन गाने जो है वो सुन रहे होते हैं, या अमेरिकन गाने वो नहीं सुन रहे होते, ये सुनते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली एक जैसे कहते हैं ना चीज़ कनेक्ट करती है आपको। अब लता साहबा जो है एक बड़ा नाम है जिन्होंने एक जिसे आप समझ लें कि एक जिसे कहते हैं एक चिराग गुल हो गया। और अगर मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इसको जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत है बेशक वो अगर ऑफिशियली नहीं करना चाहती, क्योंकि वो शायद समझेंगे क्योंकि माहौल इतने ख़राब कर दिए गए हैं कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे शायद पता लगेगा पता नहीं ये कि ये इंडिया ना रल गए हैं। बट मैं कहता हूँ कि ये जो सॉफ्ट कल्चर है, सॉफ्ट पावर है, ये जो कल्चर है, म्यूज़िक है, इंडस्ट्री है,
इसको यार इसको ना खराब करें, इसमें लोगों को कनेक्ट होने दें। अगर आप इसमें लोगों को कनेक्ट नहीं ना होने देंगे तो ये बड़ी दूरियां डाल देगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट खत्म करे नफरत का। और आज लता साहबा जो है वो अगर वो वफात पा गई हैं तो भले कोई पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, हर बंदे ने उनको याद किया है। और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, इंडियन सॉफ्ट पावर है। अब लता साहबा जो है एक खातून जिसने 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया और नोबडी न्यू कि वो किस तरह दुनिया में जो है वो अपना राज करेंगी। और कहाँ एक मध्य प्रदेश में एक खातून, एक लड़की पैदा हुई और वो कहाँ पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएगी, दुनिया के सारे अवार्ड्स लेगी। और उसको बच्ची को क्या पता था जिस दिन मेरी वफात होगी, इंडिया के अंदर सोग होगा 2 दिन का, पूरी दुनिया मुझे याद करेगी। ये जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा है। और मज़े की बात है, पूरी दुनिया का मीडिया, सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, पूरी दुनिया, ट्विटर पे ट्रेंड चलने शुरू हो गए। मैंने ट्विटर से देखा तब इधर तो वहाँ पे देखा कि जो लता साहबा उनकी वफात हुई है, तो मैंने फिर उसको दोबारा सर्च किया और देखने की कोशिश की कि वाकई तो विद इन सेकेंड्स पता चला कि पूरी दुनिया में जो है उन्होंने लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। और ऐसे लगा जैसे हर बंदे का ये पर्सनल लॉस है कि लता साहबा जो है उनकी जो वफात है। और मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने जो एक्टर्स, जो एक्ट्रेसेस और सिंगर्स जो पाकिस्तान और भारत में हैं, इन लोगों ने बड़ा काम किया है चीज़ों को लोगों को मिलाने के लिए। आज लता साहबा अगर जानी जाती हैं इंडिया के अंदर तो वो उतनी पाकिस्तान में जानी जाती हैं। और मेरा तो ये चीज़ का भी मानना है कि जो सिंगर होता है या आर्टिस्ट होता है उसका कोई मुल्क नहीं होता, वो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया से है, ये पाकिस्तान से है, ये यहाँ से है, ये वहाँ से है, क्योंकि उसके चाहने वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और वो आर्ट और फन और ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी बात है इनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। और अगर हमारी लीडरशिप जो है, इमरान खान साहब इस पर एक ट्वीट करेंगे तो आई एम 500% श्योर, नॉट 100% श्योर, कि उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ winning the hearts and minds of the Indian people as well, and the people who believe in peace. ना के वैसे तो इमरान खान साहब हमारे थोड़ा जो मजहबी हो गए हैं, लेकिन जितने भी मजहबी हों हर बंदे ने गाने तो सुने हुए हैं, और ये नहीं है कि उन्होंने गाना नहीं सुना होगा। और ये चीज़ जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक पैगामात भेजने चाहिए। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उनको सारी बातें एक पैगाम भेजना चाहिए लता साहबा की फैमिली को, उनके बच्चों को, या जो भी आगे उनका जो इस सारे मिशन को लेके चल रहा है। क्योंकि बॉलीवुड जो है जिसे मैं देख रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि इंडियन क्रिकेटर्स बड़ा पसंद करते थे। इंडियन जो थे, जिसे आप कह लें कि जब मैं देख रहा था कि इंडिया चाइना वॉर हुई, तो उस वक्त जो था उन्होंने गाने इस तरह के गाए जिस तरह अपने लोगों को उन्होंने थोड़ा सा, अपने फौजियों को, अपने लोगों को जिसे कहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक उनको एक्टिव किया, उनके अंदर वो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म लेके आई। उनको भारत रत्न दिया गया, एक जिसे कहा जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर, और पद्म भूषण भी उनको दिया गया 1999 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड समझा जाता है। तो आप देख लें कि इतनी उनकी परफॉर्मेंस देख लें कि किस तरह की थी कि इंडियन गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप इस तरह के लोगों को इग्नोर कर सकें। आजकल तो मैं देख रहा होता हूँ कि कई जगहों पे मैंने देखा है कि जो आर्टिस्ट हैं उनको पॉलिटिकली जो है वो दिए जाते हैं माजर चाहता हूँ, लेकिन लता साहबा एक इस तरह का नाम थी जो कि जारी बात है वो शी डिडंट बिलोंग टू इंडिया। वो इंडिया से उनका ताल्लुक नहीं था, उनका ताल्लुक पूरी दुनिया से था। गो के वो इंडिया में पैदा हुई, लेकिन पूरी दुनिया ने उनको सुना। इंडियन की सॉफ्ट पावर उन्होंने बढ़ाने में बड़ा काम किया। और आप आइंदा आने वालों में भी दिनों में भी देखिएगा कि शी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, और शी वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन हर सेल्फ। वो जो हम कहते हैं ना कि वाकई इस तरह के लोग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। लेकिन ये जो दिन है इंडिया के लिए, दिस इज़ वेरी शॉकिंग। 92 ईयर्स की एज में वो अपने जो है वो उनकी जो कह सकते हैं कि शी लॉस्ट
द वर्ल्ड लॉस्ट हर बेसिकली। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी खोई हुई, लेकिन दुनिया ने उनको बेसिकली खो दिया। लेकिन दिस इज़ अ ह्यूज एंड बिग न्यूज़ for South Asia, for the world, and for the people of India, and for the people of Pakistan, and for all those people who believed in her, and who believed कि उसकी उनकी जो आवाज़ है उसमें जादू था, और जो लोग उनको सुनते थे उनसे प्यार करते थे। और मैंने कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं सुनी उनके हवाले से। पाकिस्तान भारत के मामलात ख़राब भी रहे, लेकिन ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये लोग बड़े नरम मिजाज होते हैं, इनका अंदाज़ और स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है। ये इस तरह की बातें नहीं करते, ये कनेक्ट करने वाली बात करते हैं, ये जोड़ने की बात करते हैं। सो लता साहबा जो है उनको जो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। और मुझे नहीं पता, अमूमन तो हम लोग अवार्ड्स देते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो पाकिस्तानी सरकार को भी जो है, ये दुनिया की बाकी सरकारों को भी इस तरह के जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अवार्ड मिलने चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट एवरी, इट इज़ अबाउट, दिस इज शी वॉज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर थी वो। एंड थैंकफुल होना चाहिए उनका कि फॉर हर लव, फॉर हर अफेक्शन एंड द सर्विसेज शी गिव as a singer in India and for the people of the world। और आज एक जारी बात है, एक दुख और शोक का लम्हा है for everyone। Thank you। सरस्वती देवी, आवाज़ की मलिका, सुरों की मलिका, इस दुनिया के 7 वंडर्स से ज़्यादा वंडरफुल जिनकी आवाज़ थी, लता मंगेशकर जी हम में नहीं रहीं, वो इस दुनिया से चली गईं। इस दुनिया में रहने वाले अरबों इंसानों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों और अरबों लोग, वो लोग के जो हिंदी और उर्दू बोलते और समझते हैं, उनके लिए आज बहुत ही एक सोगवार दिन है। लता मंगेशकर मैं समझती हूँ कि एक वो नाम था और वो आवाज़ है कि जिसको दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल किया जाना चाहिए। दुनिया के 7 वंडर्स में लता मंगेशकर की आवाज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से लता मंगेशकर जी को एक भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश किया गया है। बॉलीवुड की बिग सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ अंतिम संस्कार और जो आखिरी रसूमात थी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट पेश किया। बल्कि हमने देखा कि भारत के पीएम मोदी ने भी उनको ट्रिब्यूट पेश किया, उनको सलाम पेश किया और उनकी तरफ से भी भरपूर अंदाज से उनको खराज तहसीन पेश किया गया। बल्कि इंडिया का फ्लैग हाफ मास्ट पे रहा, और ये उसी वक्त किया जाता है कि जब एक ऐसी पर्सनालिटीज़, एक ऐसा नाम, एक ऐसा फिगर चला जाए जिसका कोई सानी ना हो, तो परचम सरनेगू रहा इंडिया का। लता मंगेशकर सिर्फ भारत की, इंडिया की, पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट की या इस रीजन की ही फनकारा नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में, जैसा मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी बोलने वालों की वो मनपसंद आवाज़ थी। एक ऐसी आवाज़ जो मैं समझती हूँ कि आइंदा चंद सेंचुरीज तक ऐसी आवाज़ नहीं आने की। ऐसी आवाज़ अगली चंद सदियों तक मुझे नहीं लगता कि दोबारा पैदा होगी। हाँ, लता जी ही अगर दोबारा आ जाएं, तो जब उनसे एक मरतबा एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया गया कि अगले जन्म में अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिलती है तो आप लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी या कुछ और, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये चॉइस मिलती है और अगला जन्म मिलता है तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। उनसे पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा कि ये जवाब मैंने पहले भी दिया था और अभी भी मेरा यही जवाब है कि मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी अगले जन्म में, क्योंकि लता की जो मुश्किलात और गम हैं वो लता ही जानती है। हर बड़े फनकार की ज़िंदगी दुखों और गमों से भरी हुई होती है, लेकिन सुनने और देखने वालों को वो गम और दुख नज़र नहीं आते। जब मैं ये लता मंगेशकर पे प्रोग्राम करने बैठी तो मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूंगी, वही बात जो सभी करते हैं। जहाँ तक ये बात है कि लता मंगेशकर का कोई सानी नहीं है, उनके जैसा कोई फनकार पैदा नहीं हो सकता दोबारा, उनके जैसी आवाज़ पूरी दुनिया में ना अभी तक आई है ना दोबारा आ सकेगी, तो ये बातें तो हम कई साल से कहते चले आ रहे हैं। क्योंकि लता मंगेशकर जी ने काफ़ी अरसे से गाना छोड़ दिया था और तब से लेकर अब तक हर कोई उनके जो हैं वो जो पुराने गीत हैं वही सुनता है, सर धुनता है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पाकिस्तान और भारत का लता मंगेशकर जी के हवाले से एक ख़ास ताल्लुक़ बनता है। वैसे तो ये ताल्लुक़ ही बहुत है कि लता मंगेशकर को सुनने वाला पूरा पाकिस्तान है,
वो कौन होगा जिसने जनरेशन्स की जनरेशन्स जिन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी ना हो, उनके गानों पर सर ना धुना हो, उनके गाने गुनगुनाए ना हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी ख़ास ताल्लुक़ बनता है। 1990s में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उस वक्त उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया। तो उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएँ, लाहौर आएँ और यहाँ पर आकर जो है अपनी आवाज़ का जादू जगाएँ। हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे दौरा करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। तो लता मंगेशकर जी ने उनके जवाब में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो मैं उड़कर लाहौर चली आऊँ। लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ान ने मुझसे ये वादा किया था कि वो मुझे लाहौर लेकर जाएंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ज़रा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो जवाब दिया नवाज शरीफ की उस बात के जवाब में, लता मंगेशकर जी ने ये कहा कि मेरा बस चले तो मैं उड़कर लाहौर चली जाऊँ। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लाहौर लेकर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब जब जाहिर है कि एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो है वो एक ऐसी बात कहेगी तो फिर सहाफ़ी तो दौड़े चले जाएंगे। तो उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब से जो है वो सवाल किए गए कि देखिए वहाँ से लता जी जो हैं उन्होंने ये बात कही है, तो ये क्यों कही है, उन्होंने बात क्या है? तो कहते हैं कि वो इस पर बहुत रंजीदा और उदास हुए और उन्होंने कहा कि मेरा भी बस चले तो मैं उड़कर भारत चला जाऊं। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिए कि मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पे अपनी आवाज़ का जादू जगाऊँ, यहाँ पर महफ़िल करूँ और इसी तरीके से अपनी वो हवेलियाँ और घर भी देखूँ जहाँ पर मेरे फोर फादर्स थे, जहाँ पर पैदा हुए वगैरह। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। अच्छा, ये बात क्यों की गई, एक तो मैं आपको ये बताऊँगी। दूसरा मैं आपके सामने ये भी रखूँगी कि ये जो बात कही जाती है कि लता मंगेशकर की ज़िंदगी में एक हिस्से में उनको जहर देने की कोशिश की गई, वो क्या किस्सा है। लेकिन पहले बात करते हैं उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के हवाले से। अब बात कुछ ही इस तरीके से बयान की जाती है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन चुकी हैं, बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, बोला गया। वो ये है कुछ इस तरीके से कि लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली ख़ान के बीच एक बहुत ज़्यादा एक तो दोस्ती थी और एक ऐसा लाजवाल जज्बा था कि जो एक फ़नकार दूसरे फ़नकार के एक अजीम काम जो होता है उसके फ़न को पहचान लेता है। तो उन दोनों ने एक दूसरे का जो फ़न था उसको जांच लिया था, पहचान लिया था कि वो दोनों कितने बड़े फ़नकार हैं। जो उस्ताद सलामत अली ख़ान है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट का एक ऐसा नाम कहा जाता है क्लासिकी मौसीकी। क्लासिकी मौसीकी में एक इतना बड़ा नाम कहा जाता है कि अगर तानसेन के बाद कोई अपनी आवाज़ से बारिश करा सकता है या दीप जला सकता है तो कहा जाता है कि उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब ही थे, जिनका इतना फ़न इस उरूज पर पहुंच चुका था। उस्ताद सलामत अली ख़ान और लता मंगेशकर जी का जो पीक का दौर है, यानी ये कि जो उरूज है वो एक ही टाइम पर देखने को मिलता है। 50s में उस्ताद सलामत अली ख़ान इंडिया तशरीफ़ लेकर गए और भारत में उस वक्त लता मंगेशकर जी का अरूज शुरू हो चुका था। स्टार्ट के दिन, यानी दोनों जो फ़नकार हैं उनके अरूज के दिन अभी उनका आगाज़ हुआ था कि लोग जान भी गए थे, पहचान भी गए थे और काम भरपूर तरीके से मिल रहा था। अब 50s में आप जानते हैं कि बॉलीवुड जो है, उस वक्त बॉलीवुड तो नहीं था, वो तो फिल्म इंडस्ट्री थी, बाद में मेरा ख्याल इसका नाम जो है वो पड़ा। बहरहाल जो भी था, तो उस्ताद सलामत अली ख़ान की वहाँ पर पृथ्वीराज कपूर उस वक्त एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी वहाँ पर, अभी भी एक इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान है वहाँ पर, उनके स्टूडियोज़ भी थे और सब कुछ था। तो उन्होंने एक महफ़िल भी करवाई जिसमें उस्ताद सलामत अली ख़ान के लिए ही वो करवाई गई, जिसमें जो तस्वीरें फिर मिलती हैं अभी तक के, जिसमें देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो अगली सफ़ में बैठकर उनको सुन रही हैं। उन दोनों की कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी और उस्ताद सलामत अली ख़ान के बीच बहुत दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के फ़न को बहुत ज़्यादा सराहते थे। उसके बाद जब सलामत अली ख़ान तशरीफ़ लेकर गए फिर वो लता मंगेशकर जी के घर में ठहरे। उनके साथ उनके भाई भी थे, उस्ताद सलामत अली ख़ान और उनके भाई, वो लता मंगेशकर जी के मेहमान बने। यानी लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली ख़ान और उनके भाई को एक मेहमान के तौर पर रखा। कहा जाता है कि भारत में कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई कि पाकिस्तान से आए हुए लोग वहाँ पर ठहरे हैं लता मंगेशकर के घर पर। अच्छा, अब वहाँ पे उस वक्त लता मंगेशकर के पास इतना ज़्यादा काम था कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स, प्रोमोटर्स और म्यूजिशियंस इन सब की लाइनें लगी होती थी और वो इतने ज़्यादा गाने उस वक्त रिकॉर्ड करवा रही होती थी। लेकिन जब मेहमानों को वो बुलाती हैं किसी को और अपने घर पर रखती हैं मेहमानों को, तो वो जो जितने भी इंतज़ार में रहते थे उनको उन्होंने कहा कि उनके पास अभी टाइम नहीं है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, उनको हज़म नहीं हुई कि पाकिस्तान से आए हुए लोग लता मंगेशकर के घर पर बतौर मेहमान ठहरे हुए हैं। जब ये हुआ तो शिकायतें मज़ीद बढ़ने लगीं और बात अंडरवर्ल्ड तक पहुंची।
हम तो ये समझते थे कि उस वक्त शायद नहीं था, अभी समझते हैं हम कि वहाँ पे जो कहानियाँ और जो सारे इस तरह की खबरें आती हैं कि बॉलीवुड जो है वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहता है और ये सब होता है। लेकिन उस वक्त भी कहा यह जाता है कि जो ज़ेर ज़मीन लोग थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि पाकिस्तान से आए हुए लोग लता मंगेशकर के घर ठहरे हुए हैं। तो यही हुआ कि फिर जो उस्ताद सलामत अली खान के भाई थे वो वहाँ से उठकर वहाँ पे एक और प्रोड्यूसर या प्रोमोटर थे बादल चौधरी, उनके घर चले गए रहने के लिए, क्योंकि उन्होंने भांप लिया कि ये गलत हो रहा है और बात जो है वो बहुत दूर दूर तक फैल रही है और जो प्रोड्यूसर्स प्रमोटर्स आ रहे हैं वो भी नाराज़ हो के जा रहे हैं और बात जो है वो अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई है। धमकी आने लग पड़ी। अब जब धमकियां आने लग पड़ी तो फिर उनके भाई बादल चौधरी के घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन उस्ताद सलामत अली खान जो हैं वो कहीं और शिफ्ट नहीं हुए। उसके बाद फिर जो बड़ी वहाँ पे फैमिलीज़ थी, ख़ानदान थे, जिस तरह की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ थी, पृथ्वीराज कपूर और दूसरे ऐसे ख़ानदान, वो बीच में पड़े। उन्होंने जो है इस तरह की, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, उनको ये कहा गया, पैगाम भिजवाया गया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग वापस चले जाएंगे, जो कुछ भी ये कहा जा रहा है मतलब ये कि कोई शादी की कोई ऐसी बात नहीं है। और वो आप जानते हैं ना कि मुसलमान और हिंदू के बीच शादी का भी जो है वो कुछ इस तरह की अफवाहें वहाँ पे उड़ी होंगी और उसके ऊपर कहा गया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको गलत समझ रहे हैं। दो फनकार जो हैं वो अगर एक दूसरे के फ़न को पसंद करते हैं तो इसको एक उस नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। बहरहाल ये सब कुछ जो है वहाँ पर चलता रहा। फिर उसके कुछ दिनों के बाद उस्ताद सलामत अली खान जो हैं वो पाकिस्तान वापस लौट आए और उससे पहले फिर मैंने आपको बताया 90s में जो ये सारा हुआ, नवाज शरीफ के दौर में लता मंगेशकर की तरफ से जो है ये स्टेटमेंट दी गई थी। तो एक तो ये किस्सा मिलता है। अच्छा, मैंने ये देखा कि इसके मुतालिक जो उस्ताद सलामत अली खान हैं उनके भी बेटे या शायद ग्रैंडसन वही कह रहे थे कि देखिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो दो इतने बड़े फ़नकार थे कि उनके हवाले से ऐसी बात करना, मोहब्बत की या इश्क की, तो ये तो बड़ा ही उनको जो है वो डिग्रेड करने वाली बात है। मैं ये समझती हूँ कि बड़ी ये कोई नादानी की बात नहीं है। मतलब ये कि क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान तो थे ना। बहरहाल देवी और देवता हम उनको उनके फ़न की वजह से कह रहे हैं, लेकिन जो हकीकत में जो देवी और देवता होते थे उनके बीच भी इश्क मोहब्बत की कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर कोई इंसान जो है अगर दूसरे इंसान को उसके फ़न की वजह से पहचान कर उससे मोहब्बत करने लग पड़े तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? मैं नहीं समझती कि कोई बुरी बात है और इस पर बात करना भी, ये तो बड़ी एक लाजवाल दास्तान है। जिस तरह के साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की जो कहानी है उर्दू अदब में, उर्दू और हिंदी लिटरेचर में, ख़ास तौर पर उर्दू लिटरेचर में जो एक अमर हो जाने वाली मोहब्बत की और इश्क की कहानी कही जाती है वो साहिर और अमृता की कही जाती है। साहिर और अमृता प्रीतम जो थे वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इश्क करते थे। अमृता प्रीतम जो थी वो साहिर से भी ज़्यादा इश्क किया करती थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि एक तवील अरसे तक, शायद मेरा ख्याल है 20-30 ईयर्स तक, अमृता प्रीतम के दोस्त साथ रहे जो कि उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, क्योंकि साहिर की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी ना। तो एक बॉर्डर्स, सरहद पार करने का जो किस्सा है वो इसमें भी मौजूद है कि फ़नकार जो है उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, वो सरहद क्रॉस करके पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, सरहदें नहीं रोक सकती। लेकिन जो इश्क और मोहब्बत है उसको अंडरवर्ल्ड और डॉन जो है वो रोक लिया करते हैं। लता मंगेशकर से जुड़ा हुआ जो एक और किस्सा या जो बात की जाती वो ये है कि उनकी ज़िंदगी में उनको जहर देने की भी कोशिश की गई थी और एक सुबह वो उठती हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो वॉमिट पे वॉमिट करती हैं। उसके बाद उनका जब चेकअप होता है, डॉक्टर्स और वो सारा देखते हैं तो पता चलता है कि उनको खाने में जो है कोई ऐसी चीज़ दी गई है और वो जो है कोई जहर मिली हुई चीज़ थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती है। फिर उसके अगले 3 महीने तक उनका पूरा ट्रीटमेंट जारी रहता है, इतना ज़्यादा उन पे असरअंदाज हुई थी ये चीज़। और उसके बाद फिर उनका जो 3 महीने तक उन्होंने जो खाना खाया था उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं होता था, क्योंकि इस तरह कहा जाता है कि जिनको कोई जहरीला खाना गलती से खा लें या कोई उनको इस तरीके से जहर दे दे, या फ़र्ज़ कीजिए इसको सांप भी काट जाता है लेकिन वो बच जाते हैं, लेकिन उनका जहर उसके अंदर चला जाता है। इसी तरीके से कोई और जहरीली चीज़ खाने की वजह से जो लोग बच जाते हैं वो सारी ज़िंदगी मिर्च मसाला नहीं खा सकते, उनको मना हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि लता मंगेशकर 3 महीने तक वैसा खाना खाती नहीं। और उसके अलावा फिर ये जाँच करने की कोशिश की गई कि ये कौन था। तो जैसे ही ये खबर फैली कि ये हुआ है और उनके खाने में कोई चीज़ मिलाकर दी गई है, तो उनका खाना जो तैयार करते थे उनके शेफ़ कोई महाराज थे, वो घर से गायब हो गए ये खबर निकलने के बाद, और घर से गायब हुए और उसके बाद दोबारा जो है वो मिले नहीं। वो
तो फिर ये कहा गया कि क्योंकि वो अचानक गायब हो गए तो उनके पर शक का इजहार किया गया कि इन्होंने ऐसा काम किया। अब एक खाना पकाने वाले बावर्ची को तो जाहिर है कि कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि किसी ने उनसे ये काम करवाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बच गई हैं और ख़बर फैल गई और पकड़े जा सकते हैं तो वो निकल गए, भाग गए होंगे। शायद ऐसा हो, हम सही नहीं कह सकते, लेकिन ये हुआ था कि वो भाग गए थे। उसके बाद उनके ऊपर शक जाहिर किया गया था। तो फिर लेकिन बहुत बड़े एक कह लीजिए ब्लेसिंग थी उनके साथ कि क्योंकि वो एक अवतार थी आवाज़ के लिहाज से, तो वो बच गई और वो जो हमसे आवाज़ है वो नहीं छीन सकी उस वक्त। और उसके बाद उन्होंने जो है वो डेकेड्स जो हैं राज किया है फिल्म इंडस्ट्री पे, म्यूज़िक के हवाले से, अपने गीतों के हवाले से, गानों के हवाले से। तो कहते हैं कि हर जो इंसान होता है, बड़ा इंसान और बड़ा फ़नकार, उसकी ज़िंदगी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स और दुखों से भरी होती है और वो वही जानता है, लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में। जिस तरह कि आप देख लीजिए चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी जब देखी जाती है तो कहा जाता है कि वो एक बहुत ही टूटा हुआ और गमज़दा और अफसरदा रहने वाला आदमी था। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गमों और दुखों से भरी हुई थी। और चार्ली चैपलिन शायद दुनिया का सबसे बड़ा, मैं उसको समझती हूँ, कॉमेडियन था जिसने अपनी आवाज़ के बगैर ऐसी कॉमेडी की कि पूरी दुनिया आज तक उसकी दीवानी और देखती है। उससे बड़ा कोई कॉमेडियन मुझे नज़र नहीं आता सदियों बाद भी। तो ये है सारा किस्सा जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी। और असल में तो हम लता मंगेशकर जी को याद करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की, तो इसमें क्योंकि ये सब बातें की जाती हैं, इसके ऊपर आप जा सकते हैं बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस हवाले से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। मसलन आप BBC इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इस पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे। फिर और भी ऐसे पाकिस्तान के ऐसे पब्लिशिंग इदारे हैं जिन्होंने यहाँ ये सब जो है पब्लिश किया है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको इस तरह की पब्लिश करती हुई चीज़ें मिलेंगी कि ये वाक़यात मौजूद हैं। इसको अब ये किस लेवल तक थे, क्या था, और उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं है। ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया हो लेकिन वो उस सतह पे उतनी ज़्यादा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ तो होता है। फिर जो हिस्ट्री है वो बहुत सी चीज़ें बाद में पता चलती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि अगले 100 साल में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाहर आए जिनका हमें पता ही ना हो। तो चलिए